थर्मोडायनेमिक्स में आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी। इसको ई से या यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले आपको इसका मीनिंग समझना है। जब आप कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं, सपोज आपको कोई रिएक्शन दी है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो कभी कभी रिएक्शन में एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है और कभी कभी रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी भी पड़ती है। जैसे एक और रिएक्शन लिख देते हैं W प्लस एक्स प्लस, आपको कोई एनर्जी इसमें देनी पड़ती है, तब जाकर जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे सपोज Y प्लस जेड। तो केमिकल रिएक्शन में हम यूजली देखते हैं कि कुछ एनर्जी चेंजेस होते हैं। तो एनर्जी चेंजेस होने से ये पता चलता है कि हर सब्सटेंस के पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है। जैसे अगर आप इस रिएक्शन में देखें ए प्लस बी, ए और बी की जो टोटल एनर्जी है वो सी और डी से ज़्यादा होगी, तभी यहाँ पे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई। और अगर दूसरी रिएक्शन में देखते हैं तो W प्लस एक्स, इन दोनों की जो टोटल एनर्जी है वो कुछ कम रही होगी Y और Z से, तो जितनी कम रही होगी उतनी एनर्जी यहाँ पे हमें सप्लाई करनी पड़ी। तो एनर्जी चेंजेस से ये पता चलता है कि हर सब्सटेंस के अंदर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा है तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंजेस, जैसा कि आपने अभी देखा। और इससे ये पता चलता है, तो आगे आपको नोट करना है, इट शोज दैट एवरी सबस्टेंस मस्ट हैव ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन इटसेल्फ। तो ये जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है, इसी को तो बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए सबस्टेंस इज कॉल्ड एज इट्स इंटरनल एनर्जी। आगे आपको ये नोट करना है कि जो ये इंटरनल एनर्जी होती है ये सम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। तो बहुत सारी एनर्जीज का सम होती है इंटरनल एनर्जी। तो वो कौन कौन सी हैं वो आप नोट कर लीजिए। एक तो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, जिसको हम ET से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी, और इस तरह से आगे होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल बॉन्ड एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे लिखते हैं इस टाइप से। तो ये जो एनर्जी है इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज़ द सम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी, और फिर क्या था, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, और आगे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस की वजह से है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से केमिकल एनर्जी होगी, और आगे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन होती है, तो ये सारी एनर्जी जो ड्यू टू मोशन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इन सब की जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, और बाकी ऐसे ही लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस केमिकल बॉन्ड एनर्जी प्लस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल एनर्जी वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज का क्या होती है, सम होती है। और एक बात आपको और भी नोट करनी है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि आप इस वक्त जिस स्टेट में हैं तो उसकी वैल्यू उसी पर डिपेंड करती है, और इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप उस स्टेट तक कैसे पहुँचे, मीन्स की पाथ पर जो है वो डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए इसको स्टेट फंक्शन कहा जाता है। और दूसरा बात आपको इसमें नोट करनी है कि इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा है, सपोज गैस के कोई मॉलिक्यूल्स आप लेते हैं किसी सिस्टम में, तो अमाउंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो हर मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी होगी, तो इस तरह से जो टोटल एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इट मीन्स कि अमाउंट पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे आपको समझना है इंटरनल एनर्जी चेंज। इसको डेल्टा E से या डेल्टा U से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो क्या होता है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। डेल्टा E जो होगा वो E2 माइनस E1 होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि E1 जो है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट है, और E2 जो है वो दैट इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट। तो आपको याद रखना है कि फाइनल स्टेट में से हमें इनिशियल स्टेट ही माइनस करना है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना आ जाए। तो इस तरह से अगर आप U की टर्म में लिखते हैं तो U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। तो ये है इंटरनल एनर्जी चेंज। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं
कि अगर आप कोई सिस्टम लेते हैं ऐसे और उसके ऊपर यहाँ पर गैस है और उसके ऊपर कोई पिस्टन है जिससे हम प्रेशर लगाकर उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा अगर हम ऊपर से करते हैं। अगर गैस मालिक्यूल खुद एक्सपेंड होते हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पर सपोज हम इसको हीट जो है वो क्यू देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम क्यू पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डब्ल्यू जो है दैट इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो दोनों मिलकर उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर देंगे। इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए दो ही चीज़ें आपको बताई गई थी, हीट एंड वर्क। तो दोनों उसको इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्यू पी भी हमने लगाया है और वर्क भी किया है और दोनों ने उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ किया है, तो वो किसके इक्वल हो गया, डेल्टा ई के, जो इंटरनल एनर्जी चेंज है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए कि अगर हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, मींस कि वर्क नहीं करते हैं, ऊपर से इसको प्रेशर को नहीं लगाते और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो उस केस में डब्ल्यू जो है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है और हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पे क्यू पी की जगह हमने कांस्टेंट वॉल्यूम में क्यू वी लिख लिया है और डब्ल्यू जो है वो क्या कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा आगे, डेल्टा ई। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हम क्या कंक्लूज़न निकालते हैं। तो डेल्टा ई जो है वो किसके इक्वल हो गया है, क्यू वी के। तो इंटरनल एनर्जी चेंज को हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये बात आपको यहाँ से नोट करनी है। इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमने यहाँ पे डेल्टा ई को क्यू वी के इक्वल एक्सप्रेस कर दिया है और इसको मैथमेटिकली हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आगे करेंगे, उससे हम इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे। और आगे आपको नोट करना है कि ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है इस किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दैट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डेल्टा ई, या इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा यू, इसकी मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये एक डिवाइस है जिसके बारे में आप बुक से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं एक दूसरी टर्म जो है एंथैल्पी, और इसको हीट कंटेंट भी कहा जाता है और इसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एंथैल्पी जो है ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इंटरनल एनर्जी जो है किसी सब्सटेंस की एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसके अंदर, उसको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तो उनको मिला के जो टोटल एनर्जी हो जाती है उसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं। और ये टर्म जो है इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी कि ताकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर जब हीट चेंज को स्टडी करना हो तो वो एंथैल्पी की टर्म में ही किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी है कि व्हाई द टर्म एंथैल्पी वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी द हीट चेंजेस ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट प्रेशर आपको जरूर याद रखना है, द टर्म एंथैल्पी इज इंट्रोड्यूस्ड। तो इन कांस्टेंट प्रेशर पर ख़ास तौर से और कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंथैल्पी हीट चेंज को स्टडी करने के लिए ये टर्म यूज़ की गई थी। इसको कैसे यूज़ करेंगे हम वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नोट करना है, एंथैल्पी इज़ द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम विच इंक्लूड इट्स इंटरनल एनर्जी, जिसमें इंटरनल एनर्जी तो है ही, एंड आल्सो एनर्जी ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज प्रेशर वॉल्यूम कंडीशन। तो प्रेशर वॉल्यूम की कंडीशन क्या है, उससे एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये सब टोटल मिला के जो है एंथैल्पी जो है वो एक्सप्रेस की जाती है। तो वो कैसे की जाती है वो आपको यहाँ पे नोट करना है कि एच जो होगा वो इंटरनल एनर्जी प्लस सम मोर एनर्जी, जो क्या होगी, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगी। तो ये फार्मूला जो है आपको लर्न कर लेना है कि एंथैल्पी जो है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, जो सम होती है इंटरनल एनर्जी का, और प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट उसमें ऐड करनी है। तो इसको जो है कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, आपको पता है ई की जगह हम क्या लिख लेते हैं, यू लिख लेते हैं, तो यू प्लस पी वी भी ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है इसी को आपको इसकी डेफिनेशन में यूज़ कर लेना है। दस एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम में बी डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम की प्रोडक्ट जो है यहाँ पे हमने इसमें क्या किया है, प्लस किया है, तो इसका सम हो गया।
तो ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है एंथैल्पी से, ये आपको याद रखना है। और ये यहाँ से इसके डेफिनेशन जो है ले लेनी है और मैथमेटिकली इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है H = E + BV। और इसमें ये भी आपको नोट करना है कि एंथैल्पी जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है पहले की तरह। ये भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप इस स्टेट तक कैसे पहुँचे, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, बस इसकी वैल्यू स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करती है कि इस वक्त क्या स्टेट है। और आपको ये भी याद रखना है कि पहले की तरह ये भी क्या है, कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो एंथैल्पी की वैल्यू भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, इसलिए ये कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे स्टडी करते हैं एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंथैल्पी तो आपको पता ही है वो क्या होती है, E + PV। PE की जगह हम U भी ले सकते हैं। तो अगर हम इनिशियल स्टेट में सपोज करें कि इनिशियल स्टेट में एंथैल्पी क्या है, तो वो हम H1 ले लेते हैं। सपोज उस वक्त इंटरनल एनर्जी E1 थी और प्रेशर P था और वॉल्यूम जो था वो V1 था। कि हम यहाँ पर क्या सपोज कर रहे हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको बताया था कि एंथैल्पी चेंज को एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो स्टडी किया जाता है। और फाइनल स्टेट में क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट को ही देखना होता है, तो इस तरह से फाइनल स्टेट में सपोज एंथैल्पी जो है वो H2 है और इंटरनल एनर्जी जो है वो E2 है और प्रेशर कांस्टेंट है तो वो P ही रहेगा और वॉल्यूम सपोज उस केस में V2 हो जाता है। तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेट की एंथैल्पी हमने यहाँ पर नोट कर ली है। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को हम माइनस करेंगे, तो देखिए क्या आता है। तो ये H2 - H1, H2 - H1 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू वो क्या होगा, E2 - E1, ऐसे इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और आगे P कॉमन लेकर और डिफरेंस जब हम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, V2 - V1, इस टाइप से हो जाएगा। और ये जो H2 - H1 है, इसको आप समझ सकते हैं कि हम डेल्टा H के इक्वल लिख सकते हैं। और E2 - E1 तो आपको पता है कि डेल्टा E के इक्वल होता है और ये P हो गया और V2 - V1 क्या होगा, डेल्टा V। तो ये इक्वेशन जो बनी है ये आपको लर्न कर लेनी है कि एंथैल्पी चेंज जो है वो क्या होगा, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज एंड P डेल्टा V। P डेल्टा V जो है ये क्या होता था, ये आपको बताया था पहले कि इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं। तो यहाँ से आप इंटरनल एंथैल्पी चेंज को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क और इंटरनल एनर्जी चेंज का सम होगा। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। एंथैल्पी चेंज मीन्स डेल्टा H जो है ऑफ ए सिस्टम में बी डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज जो क्या है, डेल्टा E, एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन जो क्या है, P डेल्टा V। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम होगा। ये एंथैल्पी चेंज को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। और आगे आपको नोट करना है कि ये जो एंथैल्पी चेंज है ये मेनली हमने कांस्टेंट प्रेशर पर यहाँ पे स्टडी किया है, कांस्टेंट टेम्परेचर भी था। तो इसको हम मैथमेटिकली आगे प्रूव भी कर देंगे कि डेल्टा H जो है वो QP के इक्वल होता है। Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड और अब्जॉर्ब, और P जो नीचे लिखा है इसका मतलब होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमें प्रूव भी करना है आगे। तो अभी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, द एंथैल्पी चेंज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जितनी हीट इवोल्व या अब्जॉर्ब हुई है या एक्सचेंज हुई है उसको हम एंथैल्पी चेंज से एक्सप्रेस करते हैं, जिसका सिंबल है डेल्टा H। तो ये जो है आपको नोट कर लेना है। और आगे एक और पॉइंट आपको नोट करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ E और H कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वी कैन फाइंड ओनली डेल्टा E और डेल्टा H। तो हम E की वैल्यू अलग से नहीं निकाल सकते हैं और H भी अलग से फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। या तो डेल्टा E निकल सकता है और या फिर डेल्टा H निकल सकता है। तो हम सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी ही फाइंड आउट कर सकते हैं, E अलग से और H अलग से फाइंड आउट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कंक्लूजन में एक बात नोट कर लेनी है कि डेल्टा E तो QV के इक्वल होता है और डेल्टा H जो है वो QP के इक्वल होता है। तो ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड although it may be converted from one form to another form। एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, आप इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही चेंज कर सकते हैं। तो इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, कि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहती है, मीन्स कि ना एनर्जी क्रिएट होती है ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है। आगे हम देखते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जो हमने एनर्जी वाली बात बताई है इसका क्या प्रूफ है। इसको वैसे प्रूफ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक एग्जांपल से इसको समझा जा सकता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसके एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर को अगर हम डिकम्पोज करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी जो है वो 285.8 किलो जूल होती है अप्रोक्सीमेटली। तो इस एनर्जी को देकर हम इसको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। और अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर दोबारा वाटर बनाएं तो आप देखेंगे कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन। तो जितनी हाइड्रोजन होती है उससे आधी ही ऑक्सीजन होती है वाटर में। तो इस तरह से इसको अगर दोनों को मिलाएंगे तो 1 मोल ऑफ वाटर जब बनता है लिक्विड स्टेट में, तो इतनी ही एनर्जी जो है जिसकी वैल्यू आपको याद हो गई होगी 285.8 किलो जूल, तो उतनी ही एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ये हीट की फॉर्म में है। तो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो हमने एनर्जी दी थी पहले वो किसकी फॉर्म में दी थी? दैट वाज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है जितनी अमाउंट में दी गई थी इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो जाती है। इसका मतलब जो है कि एनर्जी सिस्टम में क्या होती है? कंजर्व हो जाती है, और वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो इस एग्जाम्पल को आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जस्टिफाई करने के लिए। आगे हमें स्टडी करना है मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसकी जो डेफिनेशन आपको दी गई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसके लिए क्या रहेगा वो आपको यहाँ पर स्टडी करना है। इसमें हम करेंगे रिलेशन बिटवीन ई डब्ल्यू एंड क्यू। ई इंटरनल एनर्जी है, डब्ल्यू वर्क डन, और क्यू जो है अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम। तो यहाँ पर हम कोई सिस्टम ले लेते हैं, इस टाइप से कोई बना लेते हैं, और यहाँ पर सपोज कोई गैस मॉलिक्यूल है और इसको ऐसे कवर किया गया है, ऊपर पिस्टन है, उसके ऊपर से प्रेशर लगाकर इसके ऊपर वर्क किया जाता है। और सिस्टम को अगर हीट देनी है तो ऐसे नीचे से हीट अमाउंट जो है वो क्यू दी जाती है, और दोनों मिलकर उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, जिसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज सिस्टम जो है अभी इनिशियल स्टेट में है, अभी हमने इसकी एनर्जी को सपोज मान लेते हैं कि अभी E1 है, और पहले नंबर पर हम सिर्फ उसमें हीट सप्लाई करते हैं। सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है दैट इज़ गिवन टू द सिस्टम। तो अगर इतनी हीट सिस्टम को देते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है E1 प्लस क्यू हो जाती है। तो ये आपको नोट कर लेना है। वो उसके बाद सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से वर्क करते हैं, तो W जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन है ऑन द सिस्टम। तो अगर सिस्टम के ऊपर W वर्क किया गया है तो इसकी एनर्जी जो है और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो कितनी होगी? तो वो आपको ध्यान रखना है E1 प्लस क्यू प्लस W, क्योंकि दोनों उसमें एनर्जी को प्लस कर रहे हैं। तो सपोज यही क्या है? फाइनल स्टेट है, और हम आगे कुछ नहीं करने वाले हैं। तो फाइनल स्टेट की एनर्जी को हम क्या मान लेते हैं? E2। तो इस इक्वेशन क्या बन जाएगी वो आप समझ सकते हैं। यहाँ से E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? Q प्लस W। तो E2 माइनस E1 को आप क्या लिखेंगे? डेल्टा E। तो डेल्टा E जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? Q प्लस W के। तो ये इक्वेशन आपको नोट कर लेनी है। सपोज ये यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
इस फार्मूले में आपने देखा है कि डेल्टा ई जो है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल है। क्यू जो अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज़ हीट गिवन टू द सिस्टम है, और डब्ल्यू जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम है, जो सिस्टम के ऊपर से किया गया था। अगर सपोज करते हैं कि वर्क डन बाई द सिस्टम हो, दूसरा केस देखते हैं, वर्क डन बाई द सिस्टम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम एक्सपेंड होगा। यहाँ पर गैस अगर कोई है तो वो एक्सपेंड होगी, तो वर्क डन बाई द सिस्टम हो जाएगा। और वर्क डन बाई द सिस्टम आपको याद है कि उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट किया करते थे, और वो उसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते थे, जिसको पी डेल्टा वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर वर्क डन बाई द सिस्टम होता है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होगा, और इसको हम इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो डेल्टा ई जो है वो क्या होगा, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो यहाँ से आप क्यू निकालेंगे तो डेल्टा ई प्लस क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी हो जाएगा। तो ये भी मैथमेटिकल फार्मूलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो। तो यहाँ पर आप इसको समझिए कि अगर ये सिस्टम इस तरह से लिया जाता है और इस सिस्टम को हीट दी जाती है क्यू, तो जब हम इसको हीट क्यू देते हैं और तो उस हीट का कुछ पार्ट तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में लग जाता है और बाकी वर्क करने में लगता है, और वर्क डन जो बाय द सिस्टम होता है वो पी डेल्टा वी होता है, जिसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन में देखिए ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी गई है सिस्टम को, तो उस हीट का कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में लग गया, जो क्या है डेल्टा ई है, और बाकी जो है वो वर्क हो गया, जो किसके इक्वल हुआ, पी डेल्टा वी के। अब हम स्टडी करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसमें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी का कंजर्व होना ही बताया जाता है, लेकिन इसमें क्या नहीं बताया जाता ये आपको नोट करना है। हाउएवर इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, कि अगर प्रोसेस होगी या नहीं होगी ये यहाँ पता नहीं चलता है। अगर हो जाती है तो कितना एनर्जी चेंज हुआ वो तो पता चल जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वेदर द प्रोसेस अंडर गिवन कंडीशन इज़ फिजिबल और नॉट, कि गिवन कंडीशन में कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कवर नहीं होता है। तो वो जो स्पॉन्टेनिटी है जिसको फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस या पॉसिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस बोलते हैं, तो दैट इज़ डिसाइडेड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमें बाद में आपको करा देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना है आपको, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस इज डिसाइडेड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे, और वो सब किसके अंडर आएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। आगे आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं, तो वो क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है नाइदर क्यू नॉर डब्ल्यू इज ए स्टेट फंक्शन। क्यू भी आपको पता है हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। येट क्यू प्लस डब्ल्यू इज ए स्टेट फंक्शन। तो क्यू प्लस डब्ल्यू स्टेट फंक्शन क्यों है ये आपको समझना है। तो आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे आप प्रूव भी कर सकते हैं कि क्यू प्लस डब्ल्यू जो है वो क्या होता है, डेल्टा ई। तो क्योंकि इन दोनों का सम डेल्टा ई के इक्वल होता है, और डेल्टा ई जो है वो सिर्फ फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर ही डिपेंड करती है और पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई विच डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, देयरफॉर इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। और अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल जो चेंज होता है आपको पता है कि उसमें टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने से कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, तो मींस इस केस में डेल्टा ई जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये जो फार्मूला आपने पढ़ा था क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, तो डेल्टा ई को अगर आप जीरो पुट कर देंगे तो क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू के। तो यही आपको प्रूव करना था कि आइसोथर्मल में क्यू इज इक्वल टू माइनस
डब्ल्यू होता है कि मीन्स जितने भी हम हीट दें तो दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। नेगेटिव साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये इसका एक कंक्लूजन है। तो जो यहाँ पे लिखा है द हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। हालांकि ऐसा नहीं होता है रियलिटी में कि जितनी हीट हम सिस्टम को दें उतना ही वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाए, क्योंकि हीट का कुछ पार्ट तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लग जाता है। तो इस बात के चांसेस कम ही होते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी प्रोसेस में जीरो हो जाए। तो इस तरह से ये सब टॉपिक जो हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी लिमिटेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, ये सब आपको स्टडी कर लेना है।